हेलो स्टूडेंट्स। सो चैप्टर 10 का लास्ट का जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स थे, लेट्स डिस्कस देम वंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज सेल साइकिल स्पैन फॉर अ ममेलियन सेल। तो अगर हम एक ममेलियन सेल की बात कर रहे हैं तो सेल साइकिल का जो टोटल टाइम होता है दैट इज़ 24 आवर्स। ओके। और उसको हमने फर्दर सब स्टेजेस में जो है वो डिवाइड करा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश साइटोकाइनेसिस फ्रॉम कैरियोकाइनेसिस। तो इसमें आपके दो ही पॉइंट्स बनेंगे। डेफिनेशन देखो, जैसे भी नो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस क्या होता है। काइनेसिस वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया था डिविजन या स्प्लिटिंग। साइटो वर्ड रेफर करता है साइटोप्लाज्म को। सो दैट प्रोसेस जिसमें सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो ये इसका पहला पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट में यू कैन राइट कि अगर प्लांट सेल है तो जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से वेसिकल आते हैं वो उसके थ्रू डिवाइड कर रहा है, उसका साइटोप्लाज्म जो होता है। अगर एनिमल सेल है तो वो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स की जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है उसके थ्रू फिर वो डिवाइड करता है। तो दो पॉइंट्स हो जाएंगे। देन यू हैव टू राइट अबाउट कैरियोकाइनेसिस। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कैरियोकाइनेसिस। कैरियन वर्ड का मीनिंग लैटिन में मीनिंग होता है न्यूक्लियस। काइनेसिस वर्ड का मीनिंग वही रहेगा, डिविजन। So that process in which the nucleus of the cell is dividing, that process will be called karyokinesis. अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। प्रोफेस है, मेटाफेस है, एनाफेस है, टीलोफेस है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। ये दो पॉइंट्स आप कैरियोकाइनेसिस में लिखोगे। सो व्हेन यू आर राइटिंग द और व्हेन यू आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स इन योर एक्सरसाइज, तो ये दो पॉइंट्स आपको आंसर्स में लिखने हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेस। तो इंटरफेस में आपको पता है 3 इवेंट्स होते हैं। G1 फेज है, फर्स्ट गैप वन फेज, फिर S फेज है, फिर G2 फेज है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट गैप वन फेज में सेल प्रोटीन्स बनाता है, हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि डीएनए का पार्ट है, वो प्रोटीन्स फॉर्म होंगे। आरएनए फॉर्म होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स फॉर्म होते हैं। एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट करता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करते हैं। जो भी इवेंट्स जी वन में स्टार्ट हुए थे बट कंप्लीट नहीं हो पाए थे, दोज विल बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग द G2 फेज। सो टेक द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड राइट अ गुड आंसर। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द G0 क्विसेंट फेज ऑफ द सेल साइकिल। जैसे कुछ सेल्स होती हैं जो परमानेंटली कभी डिवाइड नहीं करती। आई हैड ऑलरेडी गिवन यू द एग्जांपल कि मसल सेल है जो कभी परमानेंटली डिवाइड नहीं करती है। या फिर हमारी जो सेल्स होती हैं जिसमें कि वी हैव मसल सेल हो गई, न्यूरॉन्स हो गए, जो डिवाइड नहीं करेंगे वो तो परमानेंटली प्रेजेंट है G0 में। बट कुछ सेल्स जो अभी फॉर द टाइम बीइंग टेम्परली नहीं डिवाइड कर रही हैं वो भी G0 में प्रेजेंट है। तो G0 मीन्स क्विसेंट फेज वेयर द सेल्स आर साइलेंट एंड दे आर नॉट डिवाइडिंग। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इजी, व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिविजन। तो वो आपको पता ही है। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिविजन इसलिए कहते हैं, इक्वेशनल वर्ड का मतलब होता है इक्वल टू। ऐसा मियोसिस, ऐसा सेल डिवीजन का प्रोसेस जिसमें जो पेरेंट सेल है और जो डॉटर सेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक दूसरे के इक्वल टू है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं हो रहा। जैसे अगर हम ह्यूमंस का एग्जांपल ले रहे हैं तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और वी कैन से 23 पेयर्स हैं। माइटोसिस से जो डॉटर सेल्स बनेंगी उसमें भी 46 ही रहेंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं हो रहा है। पेरेंट और डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल है, दैट इज व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। उसके बाद देन वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6, नेम द स्टेज ऑफ सेल साइकिल एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। नंबर 1 है, क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू द स्पिंडल इक्वेटर। वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें सारे क्रोमोसोम सेल्स के सेंटर में या इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट का 6 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज चाहे आपका माइटोसिस का हो या मियोसिस का हो, उसमें आपके सारे क्रोमोसोम सेल्स के सेंटर पर अलाइन हो जाएंगे। देन वी हैव सेकेंड पार्ट, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमैटिड सेपरेट। देखो सेंट्रोमियर जो स्प्लिट होता है, अगर हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो एनाफेज में होगा, ठीक है। मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता तो वो स्टेज आप नहीं लिख सकते। या फिर आप लिखोगे एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, ठीक है। एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, राइट। उसके बाद क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, पेयरिंग बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। कौन सी ऐसी सब स्टेज है जिसमें पेयरिंग हो रही है होमोलॉगस क्रोमोसोम की। तो पेयरिंग होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की हमारी होती है जाइगोटीन स्टेज में। लेकिन सिर्फ जाइगोटीन लिखना सफिशिएंट नहीं है, सो यू विल बी राइटिंग द कंप्लीट नेम, जाइगोटीन ऑफ प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1।
इस तरीके से पूरा आंसर कंप्लीट करके लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। जाइगोटीन किस स्टेज का पार्ट है? प्रोफेस वन का। प्रोफेस वन किसका पार्ट है? मियोसिस वन का। दैट इज हाउ द कंप्लीट आंसर विल बी। उसके बाद देन वी हैव फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट स्टेट्स क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। तो क्रॉसिंग ओवर मैंने आपको बताया है, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पैकेटीन स्टेज। पैकेटीन स्टेज भी लिखना वही, जैसे अभी मैंने थर्ड में आपको बताया था, पूरा लिखना पड़ेगा। पैकेटीन स्टेज ऑफ, ठीक है, प्रोफेस वन ऑफ मियोसिस वन। तब जाके बच्चे ये आंसर आपका पूरा कंप्लीट होगा। इनकम्प्लीट आंसर नहीं लिखना है, पूरा स्टेज को अच्छे से आपने डिस्क्राइब करना है, राइट। उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें तो हमें कुछ टर्म्स गिवन है, हमें उनके बारे में एक एक दो दो लाइंस लिख के उनको डिस्क्राइब करना है। जैसे फर्स्ट टर्म गिवन है सिनेप्सिस। सो सिनेप्सिस हमें ऑलरेडी पता है कि इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर अप होते हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सिनेप्सिस कौन से स्टेज में होता है? जाइगोटीन ऑफ प्रोफेस वन ऑफ मियोसिस वन। और सिनेप्सिस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे दो तीन पॉइंट्स बना के यू विल बी डिस्क्राइबिंग दिस प्रोसेस। देन सेकेंड है बाइवेलेंट। बाइवेलेंट मैंने आपको बताया था, ये वो स्टेज होती है जिसमें हर क्रोमोसोम की एक ही आर्म विजिबल होती है, एंड दिस इज विजिबल ड्यूरिंग द जाइगोटीन फेज ऑफ प्रोफेस वन ऑफ मियोसिस वन। देन थर्ड है काइस्मेटा। काइस्मेटा मैंने आपको बताया था पॉइंट्स होते हैं, द पॉइंट जहाँ पे क्रोमैटिड्स अपने सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो दिस इज द पॉइंट वेयर द क्रॉसिंग ओवर हैड टेकन प्लेस। ये बनता पैकेटीन स्टेज में है, ठीक है, बट पैकेटीन स्टेज में इट्स नॉट विजिबल टू अस। We will be able to see this structure in the next stage only. So that is how you are going to describe them. उसके बाद we have question number 8. How does cytokinesis in plant cell differ from animal cell? ये मैं आपके ग्रुप पे आंसर अभी डाल देती हूँ। इसमें हमें 4 पॉइंट्स लिखने हैं, टेबल बना के आंसर लिखना है। तो जब आप टेबल बना के लिखोगे तो यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स। तो प्लांट का जो साइटोकाइनेसिस होता है वो एनिमल के साइटोकाइनेसिस से डिफरेंट है। यहाँ पे प्लांट्स में हमें पता है सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू जो होती है सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे यू विल बी राइटिंग इट इज डिवाइडिंग विद द हेल्प ऑफ क्लीवेज। बीच में एक लाइन या फरो जैसा बन जाता है विच इज कॉल्ड क्लीवेज। ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है सेंटर से और पेरिफ्री की तरफ एक्सटेंड होता है, तो हम इसको सेंट्रीफ्यूगल भी कह सकते हैं, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर एंड प्रोसीड्स टूवर्ड द पेरिफ्री। ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरिफ्री प्रोसीड्स टूवर्ड द सेंटर, सो वी कैन से इट इज सेंट्रीपीटल। यहाँ पे वेसिकल्स इन्वॉल्व हैं, जो गोल्गी बॉडी वेसिकल्स बनाती है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और ये सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिविजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इन केस ऑफ प्लांट सेल। यहाँ पे ये डिवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें फोर्थ पॉइंट होगा विच यू हैव टू राइट। एक हम टर्म इसमें यूज करेंगे रिंग। जो प्लांट सेल, जो एनिमल सेल है उसके सेंटर में एक पूरा ऐसे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है एक्टिन मायोसिन की, एंड दिस रिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिविजन। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट लिखना है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन हमें पता है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में बनेगी, यहाँ पे उसका कोई रोल नहीं है। सो यू विल बी राइटिंग नो सच रोल। तो ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो एनिमल सेल में यू विल बी राइटिंग दैट द contractile ring formed by the actin and myosin protein helps in the division of cytoplasm of animal cell. Plant cell में उसका कोई रोल नहीं है. So this is how you are going to write the 4 differences. Then we have question number 9. Find examples where the 4 daughter cells formed from meiosis are equal in size and where there are unequal in size. ये actually हम क्लास 12th में करेंगे, बट थोड़ा सा आपने इसको चैप्टर 3 में भी पढ़ा होगा। जैसे वहाँ पे जब आपको सर ब्रायोफाइट्स करा रहे थे, एंजियोस्पर्म्स करा रहे थे, होता क्या है जब भी फीमेल गैमीट फॉर्म होता है, जैसे लेट्स से दिस इज द पेरेंट सेल जिससे कि फीमेल गैमीट फॉर्म होना है, मियोसिस जब प्रोसेस होगा तो 1 गैमीट विल बी फॉर्म लार्जर इन साइज, 3 गैमीट्स जो फॉर्म होंगे वो बहुत स्मॉल साइज होता है। तो यहाँ पे जब मियोसिस हो रही है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट और ओवम, इट इज़ अनईक्वल टाइप ऑफ डिविजन। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इन क्लास 12th। तो 4 डॉटर सेल्स बननी चाहिए, बट ऑल द 4 डॉटर सेल्स आर नॉट इक्वल इन शेप एंड साइज। 1 सेल इज़ वेरी लार्ज एंड द रिमेनिंग 3 cells आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि वेन एवर द फीमेल गैमीट और द ओवम और द एग इज बीइंग फॉर्म्ड, तो कौन से टाइप का मियोसिस फॉर्म हो रहा है? अनईक्वल मियोटिक डिविजन।
On the other hand, whenever the male gametes have to be formed, जैसे let's say this is the parent cell from which the four male gametes or sperms needs to be formed, तो वहाँ पे भी meiosis होगा, but this meiosis will be equal meiotic division. Equal meiotic division means कि जितने भी daughter cells form हुए हैं, they are of similar shape and size. तो during the process of formation of the male gamete, meiotic division is of equal type. तो इसको प्रोसेस को डिटेल में हम पढ़ेंगे क्लास 12 में. अभी फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट राइट डाउन दी आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 10 को इंपॉर्टेंट मार्क करोगे आप लोग, और इसको अच्छे से लर्न भी करना है. डिस्टिंग्विश एनाफेज ऑफ माइटोसिस फ्रॉम एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस. तो इसमें सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. डायग्राम बनाओगे, पॉइंट आपने एक ही लिखना है. यहाँ पे जैसे कि हम नॉर्मल एनाफेज की बात कर रहे हैं, माइटोसिस वाला जो होता है हमारा, उसमें तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है. जो एनसीईआरटी में 2 की पॉइंट्स गिवन है वही लिख देना कि सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, क्रोमैटिड सेपरेट होता है. लेकिन जो मियोसिस का एनाफेज है, जिसको कि हम एनाफेज 1 भी कहेंगे, वहाँ पे आप इसका ऑपोजिट करके लिख दोगे. जैसे हमने फर्स्ट एनाफेज में लिखा सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, यहाँ पे लिखोगे नो स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर. वहाँ पे आपने लिखा था क्रोमैटिड सेपरेट, यहाँ पे लिखोगे होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट. वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा. यहाँ पे एक पॉइंट और बना के लिख सकते हो कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. तो ये 3 पॉइंट्स बना के लिख देना, डायग्राम बना देना, फिर ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा. एंड इट्स रियली एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो इसको कॉपी में अच्छे से करके आप सब लोग इसको लर्न करोगे. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11. लिस्ट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. तो कम से कम भी आप 10 पॉइंट्स बना के लिखोगे. ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है. यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आगे अगर किसी को कभी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, आईएएस पीसीएस, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है. और ये बेसिक कंसेप्ट जब भी आप किसी भी लाइफ साइंसेज की फील्ड में जाओगे, ये आपको आना चाहिए. तो 10 पॉइंट्स आप खुद से बना के लिखोगे. जैसे माइटोसिस में आप लिख सकते हो कि इक्वेशनल डिवीजन है, वहाँ पे लिखो रिडक्शनल डिवीजन है. माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल्स में है. मियोसिस विल बी टेकिंग प्लेस इन द जर्मिनल सेल. माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, वहाँ पे 4 बनती हैं. मियोसिस में जो आपका प्रोफेस है, जो माइटोसिस का प्रोफेस है वो शॉर्ट ड्यूरेशन है, कोई सब स्टेजेस नहीं है. मियोसिस का जो प्रोफेस 1 है उसमें 5 सब स्टेजेस हैं. ठीक है, माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, मियोसिस में होता है. माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स हैं वो सेम एज पेरेंटल सेल्स हैं, मियोसिस में दे आर डिफरेंट. तो सो मेनी पॉइंट्स आर देयर. राइट एनी 10 पॉइंट्स. ठीक है, जैसे सिनेप्सिस जो होगा वो मियोसिस में होता है, माइटोसिस में कोई सिनेप्सिस नहीं होता. तो वो सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे. राइट एनी 10 पॉइंट, बट इट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ट्राई टू राइट ऑन योर ओन. देन क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. वो मैंने आपको बता दिया था. दिस हेल्प्स टू मेक श्योर कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और अमाउंट ऑफ डीएनए है वो अक्रॉस दी जनरेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर वो चेंज नहीं होगा. इट शुड रिमेन द सेम. सेकेंड इसका पॉइंट है कि गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वेरिएशंस क्रिएट करता है, एंड दीज वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन. सो राइट 2 or 3 पॉइंट्स. देन क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्कस विद योर टीचर हैप्लॉइड इंसेक्ट्स एंड लोअर प्लांट्स वेयर सेल डिविजन अकर. अभी हम क्लास 12 में पढ़ेंगे. हनी बी का एग्जाम्पल लेके हम पढ़ेंगे कि हनी बी में जो मेल हनी बी होता है वहाँ पे जो गैमीट्स बनते हैं वो माइटोसिस प्रोसेस से ही बनते हैं. वैसे यूजुअली किसी भी ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस गैमीट्स नहीं बनाता है, बट क्योंकि इंसेक्ट ऑलरेडी हैप्लॉइड है. ठीक है, यहाँ पे पूछा ही है हैप्लॉइड इंसेक्ट, तो वहाँ पे जो मेल हनी बी होती है वो हैप्लॉइड होती है. एंड बिकॉज इट्स ऑलरेडी हैप्लॉइड, और ये रूल आपको माइंड में अच्छे से सेट हो जाना चाहिए कि हाफ का हाफ पॉसिबल नहीं है. हैप्लॉइड तो ऑलरेडी 1n होता है, या वी कैन राइट n है, तो हाफ का हाफ तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता. तो यहाँ पे गैमीट्स नहीं बनेंगे मियोसिस से. इस केस में जो गैमीट्स बनते हैं दे विल बी फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. तो 13th का जो ए आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें यू हैव टू गिव दिस एग्जाम्पल. देन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सम हैप्लॉइड सेल्स इन हायर प्लांट्स वेयर सेल डिविजन डज नॉट अकर. हायर प्लांट्स की कुछ ऐसी सेल्स बतानी है जहाँ पे सेल डिविजन नहीं होता. एंजियोस्पर्म टॉपिक जो है चैप्टर 3 से डिलीट हो गया है. वहाँ पे हम एक फीमेल एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं. एंटीपोडल सेल्स हैं, चलाजल सेल्स हैं. तो ये जो हमारी एंटीपोडल सेल्स होती हैं, चलाजल सेल्स होती हैं, ये हम क्लास 12 में पढ़ लेंगे. 11th में डिलीट हो गया, नथिंग टू वरी. ये फीमेल गेमेटोफाइट या फीमेल ओव्यूल के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं. तो ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स कभी भी डिवाइड नहीं करती हैं.
तो इस 13th के सेकंड क्वेश्चन में यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ चलाजल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, जो कि हायर प्लांट या एंजियोस्पर्म के फीमेल ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, एंड दीज सेल्स नेवर डिवाइड. Then we have to discuss question number 14. Can there be mitosis without DNA replication in S phase? क्या सेल डिवाइड कर सकती है? कैन मतलब सेल डिवाइड नहीं कर रही और डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यस, ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जब डीएनए तो डिप्लिकेट करता रहता है बट सेल डिवाइड नहीं करती. तो ये सब तब होता है जब आपकी, जैसे लेट्स से कि हमारा फंगल फिलामेंट है और इसमें ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ऐसे फॉर्म हो रही है, बहुत सारे न्यूक्लिया ऐसे फॉर्म हो रहे हैं. तो उस केस में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस बहुत सारे फॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर का जो डीएनए है वो तो आपका डुप्लीकेट कर रहा है बट सेल डिवाइड नहीं कर रही. तो ऐसे केसेस हो सकते हैं, जैसे वी हैव ऑलरेडी सीन इन किंगडम फंजाई. वहाँ पे फिर हम टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं सीनोसिटिक. सीनोसिटिक मीन्स मल्टी सेलुलर कंडीशन, डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है बट द सेल साइटोप्लाज्म इज नॉट डिवाइडिंग. तो ये पॉसिबल है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, कैन देयर बी डीएनए रेप्लिकेशन? सॉरी, ये जो मैंने अभी आपको आंसर बता दिया है वो 15th का बता दिया है, ठीक है. अब 14th का बताना पड़ेगा. मैंने एक्चुअली इतना छोटा छोटा है ना, तो क्वेश्चन के नंबर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है. तो जो भी हमने आंसर डिस्कस किया है वो आपका 15th का था. 14th क्वेश्चन कह रहा है, कैन देयर बी माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज? मतलब ये कह रहा है कि एस फेज में डीएनए डबल नहीं हुआ अमाउंट में, ओके, और उसके बिना ही क्या सेल डिवाइड कर सकती है? तो ये पॉसिबल नहीं है. देखो, अगर डीएनए डिवाइड डुप्लीकेट नहीं करा है एस फेज में, इफ देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द एस फेज, और अगर सेल डिवाइड करेगी तो अमाउंट ऑफ डीएनए सीधा हाफ हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, एंड दिस कैन कॉज प्लेंटी ऑफ म्यूटेशन. क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो म्यूटेशंस हो जाती हैं. एंड मेजॉरिटी ऑफ द म्यूटेशंस आर लीथल. लीथल का मतलब है दे कैन कॉज डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो इस ये पॉसिबल नहीं है. तो 14th क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है. और जो मैंने आपको पहले बताया था वो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था, जो मैंने फंजाई वाला एग्जाम्पल दिया है वो आप 15th क्वेश्चन में लिखोगे. उसके बाद देन वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16. इस क्वेश्चन को भी प्लीज़ आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना. क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हाट इज़ द, हमें एनालाइज करना है द इवेंट्स ड्यूरिंग every stage of cell cycle and notice how the following parameter change. Actually क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा ट्रिकी है. व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क इन द क्वेश्चन इज दैट कि अगर हमारे पास हम दो सेल्स, मतलब हम सेल को कंपेयर कर रहे हैं बिफोर इट एंटर्स द एस फेज, ठीक है, जब वो एस फेज में एंटर नहीं हुई है, और एस फेज कंप्लीट करने के बाद जब सेल एस फेज से एग्जिट कर जाती है, दोनों उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर हम क्या डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं. तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर सेल. तो जब एस फेज में सेल एंटर होती है तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में यू विल बी राइटिंग कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल नॉट चेंज. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्योंकि हमें ये जो इन्होंने ये लैंग्वेज बना के लिखी है ना, इसका मीनिंग यही है कि हमें सेल को कंपेयर करना है जब वो एस फेज में एंटर, before it enters the S phase and after it has completed the S phase and it exit from the S phase. उन दोनों को हमने कंपेयर करना है. उसके बाद सेकंड इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट पर सेल. तो अगर हम डीएनए कंटेंट पर सेल कंपेयर कर रहे हैं तो हमें पता है एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन होता है. सो जब सेल डीएनए एस फेज में एंटर करती है उसके अंदर 2C अमाउंट ऑफ डीएनए होता है. जब वो उससे एग्जिट करती है तो डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, 4C हो जाता है. सो हेयर यू विल बी राइटिंग दैट द डीएनए अमाउंट becomes डबल. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा. तो ए पार्ट में आप लिखोगे 16th के फर्स्ट पार्ट में यू विल बी राइटिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट है. 16th के बी पार्ट में यू विल बी राइटिंग डीएनए अमाउंट डबल हो जाएगा फ्रॉम 2C टू 4C. सो विद दिस वी हैव फिनिश द एक्सरसाइज ऑल्सो. इसको एक बार आप कर लेना. ये क्वेश्चंस आपने अपनी जो क्लास वर्क कॉपी बनाई हुई है उसमें प्लीज़ टाइम टू टाइम जो भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है आप उसको करते जाओ, सो दैट जब भी स्कूल रीओपन होंगे आपके ऊपर एकदम काम का बर्डन नहीं होगा. सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द क्लास.